हेलो एवरीवन। आज हम त्रिभुजों की सर्वांग समता सीखेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे या इन्हें सीखेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसको आप इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी भी कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो, त्रिभुजों की सर्वांग समता में सर्वांग का क्या मतलब है? सर्वांग का मतलब है सारे अंग और समता का मतलब है बराबर। तो सारे अंग बराबर, इसके लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज का ज्ञान होना जरूरी है। त्रिभुज कैसे बनता है? त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है। 3 भुजाओं के जोड़ से त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं। 1, 2, 3। 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 3। इसी तरीके से अगर हम बिल्कुल ऐसा ही एक और त्रिभुज बना लें जो इसके बिल्कुल बराबर हो, जिसका कोण 1 के बराबर हो, 2 के बराबर और 3 के, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ये बिल्कुल बराबर है। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर और नीचे वाली भुजा इसके बराबर। अगर ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं तो यह त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। इसको देखने के लिए आप कुछ अपने दैनिक जीवन के उदाहरण भी ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ सर्वांग सम कब होती है। मान लो मैंने 10 के 2 नोट ले लिए। ये दोनों नोट त्रिभुज तो नहीं है, लेकिन ये आयत हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं, जो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। कोई भी आकृति सर्वांगसम हो सकती है अगर वो एक दूसरे को ढक ले, एक के पीछे से दूसरी नजर ना आए, तो वह आकृति सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। ये दोनों नोट एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं। दिख रहा है आपको ध्यान से? ऐसे ही और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 1 के सिक्के हैं। इन दोनों सिक्कों को एक के पीछे एक रखो, जोड़ लो, तो देखो ये दिखेंगे नहीं। पीछे का पोर्शन आगे वाले के पीछे से दिखेगा नहीं। इसको उल्टा भी कर लोगे तो भी नहीं दिखेगा। दोनों बिल्कुल बराबर के हैं और एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं। एक के पीछे से दूसरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। और एक छोटा कॉइन लोगे तो उसके पीछे से वो नज़र आएगा। एक छोटा कॉइन अगर 5 का सिक्का ले लूँ और 1 का, तो वो फिर नज़र आने लगेंगे, तो वो सर्वांग सम नहीं है। तो सर्वांग समता के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो आकृतियाँ एक दूसरे को पूरा ढकें। अब जैसे 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं, ऐसे ही हमारे दोनों हाथ, सबसे अच्छा उदाहरण हमारे दोनों हाथों का है। दोनों हाथ सर्वांग सम है। अगर हम उसे एक के ऊपर एक रख लें तो एक के पीछे एक से हाथ हमारा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सर्वांग सम है, सारे अंग इनके समान हैं। तो इसको भी आप एक सर्वांग समता का उदाहरण कह सकते हैं दैनिक जीवन का। आप देखिए वर्कशीट 28 क्लास 9th की जो है, वर्कशीट 28 क्लास 9th, इसमें भी त्रिभुजों की सर्वांग समता को ही समझाया गया है। अब इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता, वर्कशीट खोल लीजिए। वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी गई है, आप उधर भी खोल कर देख सकते हैं। वर्कशीट खोल के ही आप काम कर पाएंगे कि वर्कशीट में क्या कहा गया है। वर्कशीट में 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, देखो उसमें उनकी साइड्स दी हुई हैं, भुजाएं दी हुई हैं और उनका नाम दिया हुआ है। ABC एक त्रिभुज है और दूसरा हमारा त्रिभुज है DEF। उनकी भुजाएं दी हुई हैं, एक 5 है, AC हमारी 5 है। और इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में DF हमारी 5 है, AB हमारी 4 है, तो इधर DE हमारी 4 है। इसी तरीके से कौन सी रह गई? BC अगर हमारी 8 है, तो यहाँ पर EF हमारी 8 है। तो इस तरीके से
ये हमारे दोनों जो त्रिभुज हैं ABC और DEF वो सर्वांग सम हो गए, क्योंकि उनकी संगत भाग भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली नीचे वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ये बिल्कुल इसके जैसा है। अगर इन दोनों के एक के ऊपर एक रख दें तो ये नज़र नहीं आएंगे। इनको सर्वांग समता के कहेंगे। ये सर्वांग समता का निशान है, दो सीधी लाइनें और उसके ऊपर है। ये सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज। अब आप देखिए इसके अंदर वर्कशीट के अंदर इनके कोण भी दिए हुए हैं, जो हम लिख लेते हैं। कोण 80 और फिर 48 और 52, तो इनके कोण भी बराबर है। देखिए कौन सा कोण किसके बराबर है वो देख लेते हैं। अच्छा, त्रिभुज में हम एक बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये बड़े त्रिभुज में मैं बिल्कुल वही कोण इधर भी लिख रही हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है मैंने पहले वाले से, लेकिन कोण मैंने सेम लिखे हैं, 48, 48, 52 और 80। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोण तो सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोण बराबर हों तो हम उन्हें सर्वांग सम नहीं कह सकते। ज़रूरी नहीं है कि कोण बराबर होने पे त्रिभुज सर्वांग सम हों। भुजाएं बराबर होने पे कोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, लेकिन कोण बराबर हों तो ज़रूरी नहीं है कि वो त्रिभुज सर्वांग सम हों। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब देखो, जैसे मैं लेती हूँ, एक मेरे पास बड़ा नोट है और एक छोटा नोट है। एक 100 का लिया, एक 10 का। दोनों को मैं, दोनों ही आयत हैं देखने में, दोनों चारों एंगल बराबर है इनके, 90-90 डिग्री के कोण हैं। देखो चारों कोण इसके भी 90 डिग्री के हैं और चारों कोण इसके भी 90 डिग्री के हैं। कोण तो सारे बराबर हैं, लेकिन ये एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक रहे हैं। इसके पीछे से देखो, इसके पीछे से 100 का नोट पूरा दिख रहा है, और हमारा सर्वांग समता का नियम होता है कि दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें, किसी भी तरफ से कोई सा भी नोट नज़र ना, पीछे वाला नोट नज़र ना आए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोणों के आधार पर हम पक्का नहीं बता सकते कि आकृतियाँ सर्वांग सम हैं या नहीं। लेकिन अगर साइड्स बराबर हैं, देखो दोनों 10 के नोट हैं और दोनों की साइड्स बराबर है, तो इसका मतलब ये सर्वांग सम है। और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि ये 2 माचिस की डिब्बियाँ हैं। इनको मैं किसी भी साइड से देखूं, पीछे वाली नज़र नहीं आएगी। आगे वाली दिख रही है, लेकिन इसके पीछे वाली आप नहीं देख पा रहे हो। तो ये दोनों भी सर्वांग सम हैं, क्योंकि आप एक के पीछे से दूसरी वाली को नहीं देख पा रहे हो। किसी भी, इसके पीछे से भी वो नहीं दिख रही है, तो इस तरीके से ये भी सर्वांग सम हो गए। और देखो, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लो। मान लो ये 2 फोटोज़ हैं हमारे पास, इनको हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं। ये हमारी दोनों फ़ोटो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही, कुछ भी दिख नहीं रहा है, इसके पीछे से आपको नहीं दिखे। आप सही से पकड़ोगे इन्हें तो देखो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, आगे वाली से पीछे वाली नहीं नज़र आएगी, दोनों में से। तो यह भी एक सर्वांग समता का उदाहरण हो गया। इस तरीके से दैनिक जीवन से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। वर्कशीट में 4 उदाहरण पूछे गए हैं। एक आप कॉइन का ले लो, और आप चाहो तो 2 एक जैसी नोटबुक्स ले लो, ये भी लिख सकते हो। 2 नोटबुक्स हैं, ये दोनों को एक साथ बिल्कुल सेम टू सेम है। ये एक के ऊपर एक रखा हमने, एक के ऊपर एक रखो इसे, तो देखो आगे वाली से पीछे वाली आपको नज़र नहीं आएगी अगर आप ठीक से उनको बिल्कुल सही से पकड़ना है, आपको बराबर से लगाया तो इसके पीछे वाली और पीछे से भी आगे वाली नज़र नहीं आएगी। तो ये भी उदाहरण है आपके पास एक सर्वांग समता का, मगर दोनों बराबर होनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए। कुछ उदाहरण आप स्वयं भी ढूंढ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब आप देखिए, आपके ही उसमें
दो त्रिभुज, ये तो चलो इसे मिटा लेते हैं हम पहले। मैं दोबारा से एक त्रिभुज बना रही हूँ। मैंने क्या किया, इनके एंगल अलग अलग लिख दिए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो एंगल यहाँ लिखा है वो वहाँ लिखा। अब इसको सेट करना है हमें। सेट करने के लिए देखो यहाँ पर सी ए, तो आप सी ए को ये नहीं कह दोगे कि ये डी ई के बराबर हो गया, नहीं। हम देखें ये वाला इसके बराबर डी एफ के बराबर है सी। क्यों? इधर 80 और हाँ, तो ये वाली कोण हो गया हमारा, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। अब ये हुई कैसे वो देखो। अब मैं लेती हूँ ए बी सी, एक त्रिभुज लेती हूँ और दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया डी ई एफ। ए सी लिया, ये नहीं कहना कि ये डी ई के बराबर है। क्यों? इसके साथ जो ए सी जो है वो हमारा डी एफ के बराबर होगा। ए बी हमारा डी ई के बराबर होगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस पर 80 और 52 बने हुए हैं, तो ये हमारा इसके बराबर होगा। कोण देखो इसके साथ 80 और 52 बने हुए, ये 4 का और ये 8 का, तो ए बी जो है वो डी ई के बराबर होगा। डी ई के बराबर होगा, ई एफ के बराबर नहीं कि नीचे बनी हुई है तो ये मत सोच लो कि ये सी के बराबर। ये कोण देखो आपकी कौन से कोण बने, या सेंटीमीटर देखो कि कितने सेंटीमीटर का है। ये 8 का है, ये भी 8 का है, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ई एफ बी सी ई एफ के बराबर। इस तरीके से हम संगत भुजाओं का पता लगा सकते हैं। संगत भुजाएं क्या होती हैं वो हमें इससे पता चल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि नीचे बनी है तो नीचे के बराबर ही होगी। जिसके सेंटीमीटर बराबर है या फिर जिसके ऊपर सेम कोण बने हुए हैं, जैसे कि मान लो ए किसके बराबर है, यहाँ पर डी के बराबर है। बी किसके बराबर है? आप ये मत कह दो कि एफ के बराबर है। बी किसके बराबर है? 52, यहाँ पर 52 कौन सा है? ई, तो बी ई के बराबर होगा। 52 दोनों बराबर हैं, तो बी ई के बराबर है। इसी तरीके से सी किसके बराबर होगा? सी 48 का है, 48 का है, और यहाँ पर कौन सा 48? एफ, तो ये एफ के बराबर। ये इसके संगत कोण हो गए। इस तरीके से संगत भागों को हम ढूंढ सकते हैं कि कौन सा भाग एक त्रिभुज से दूसरे त्रिभुज का संगत भाग है। अब हम वर्कशीट को ही दोबारा से देखते हैं। वर्कशीट के अंदर और क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में उसने अब हमें और क्या पूछा हुआ है, प्रश्न पूछा हुआ है, तो हम उस प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न एक ही प्रश्न दिया हुआ है जो हमें सॉल्व करना है। उसको देखकर हम पहले आकृति बोर्ड पर बना लेते हैं। वर्कशीट को खोलकर और फिर आप आकृति देख भी सकते हैं। इसमें देखो इस तरह की एक आकृति बनी हुई है, एक त्रिभुज बना हुआ है, और यहाँ पर दूसरा त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है। आप वर्कशीट से देख के बनाना। इस तरीके से हमारा दूसरा त्रिभुज बना हुआ है। सीधी रेखा खींचो, सीधी, स्केल का इस्तेमाल करना। अब देखो ये कोण दिया है 110 का, वर्कशीट में दिया हुआ है, आप वर्कशीट से देख सकते हो। दूसरा कोण हमको दिया हुआ है 50 डिग्री का और एक 20 डिग्री का। 3 कोण दिए हुए हैं। इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज के भी हमें तीनों कोण दिए हुए हैं 110 डिग्री। कोण बिल्कुल बराबर है, लेकिन कोणों के आधार पर आपको पता है कि हम इन्हें सर्वांग नहीं कह सकते, हमें भुजाएं भी चाहिए होंगी। भुजाएं देखो, भुजाएं इसमें दी हुई हैं आपको। पहले नाम लिख लेते हैं। ये है XYZ
और ये त्रिभुज है हमारा LMN, तो LMN लिख लेते हैं इसके ऊपर। L हमारा यहाँ पर है, यहाँ M और यहाँ पर N। ये हमने सारा लिख लिया, भुजाएं भी लिख ली हैं और त्रिभुजों के नाम भी लिख लिए हैं। अब हम इन दोनों त्रिभुजों के संगत भागों को ढूंढेंगे। कौन सी भुजा किसके बराबर है, कौन सा कोण किसके बराबर है। तो हम पहले यहाँ पर संगत भागों को जब हम ढूंढते हैं, संगत भागों को ढूंढने के लिए हम पहले XYZ त्रिभुज ले लेते हैं। एक तरफ XYZ की भुजा लिखेंगे और एक तरफ त्रिभुज LMN की भुजा लिखेंगे जो उसके संगत है। XYZ में जो होगा उसका संगत LMN में ढूंढेंगे। मान लो XY हमने ले लिया, XYZ वाले त्रिभुज से XY ले लिया, तो इसकी संगत भुजा हमें उस तरफ ढूंढनी है। देखो ये 4 सेंटीमीटर वाली LM है, तो XY के संगत LM होगी, ये दोनों बराबर होंगी। दे भी रखिए, देखो 4 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो ये दोनों बराबर है। इसी तरीके से आप दूसरी भुजा लो YZ लिया हमने, ये किसके बराबर होगा बताओ, 9 सेंटीमीटर मतलब MN। इसी तरीके से तीसरी भुजा ZX किसके बराबर है, LN के। NL के बराबर हमारा ZX हो गया। तो तीनों भुजाएं XYZ की LMN के साथ संगत भुजा बना रही है। XY के साथ LM, YZ के साथ MN और ZX के साथ NN। ये इसकी संगत भाग या संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं। अब एंगल्स में देखो, इसका एक एंगल X जो है वो L के बराबर है, एंगल Y जो है वो किसके बराबर है, M के बराबर है, क्योंकि ये 110 का है। एंगल M के बराबर है। और ये Z, ये हमारा किसके बराबर है, N के बराबर, क्योंकि दोनों 20-20 डिग्री के हैं। इस तरीके से ये इसके संगत कोण हो गए। तो इस तरीके से जो संगत भाग होते हैं इनको हम CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT से डिनोट कर सकते हैं। अब हम एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। 2 मैंने ट्रायंगल ले लिए बिल्कुल बराबर के ट्रायंगल लेने के बाद इसके ऊपर मैंने एक पर XYZ लिख लिया। इन्हीं 2 त्रिभुजों के नाम लिखते हैं हम इनके ऊपर, एक्टिविटी से ज़्यादा क्लियर होगा। इस पे लिख लिया, एक पे XYZ और एक पे LMN लिख लेते हैं हम इसके ऊपर। चाहो तो आप कोण भी लिख सकते हो। मैंने X Y और Z लिख लिया। Z हमारा 20 डिग्री का है, चलो हमने वो 20 डिग्री भी इसमें लिख लिया। इसी तरीके से दूसरे पे जो इसके ऊपर पहले हम संगत पार्ट एकदम बिल्कुल बराबर लगा लेते हैं और इसके ऊपर फिर हम LMN लिख लेते हैं। तो अब देखो L और M और N XYZ के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने प्लेस किया तो L जो है वो किसके साथ, देखो हटा के X के, तो L और X जो है वो संगत भाग हो गए।